गुड मॉर्निंग गैस। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें हम पहले उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज और फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है। हर प्रॉब्लम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला इनिशियल स्टेट, जिस जगह पे हम लोग होते हैं। दूसरा गोल स्टेट, जहां हमें पहुंचना होता है। तीसरा द ऑब्स्टिकल्स, जो हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने से रोकते हैं। जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने में कुछ ऑब्स्टिकल फेस करने पड़ते हैं। उन ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए अपने रास्ते से हमें अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम उस प्रॉब्लम को समझें। और अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टेप्स जो हमें प्रॉब्लम को अच्छे से समझने में मदद करते हैं। और किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसका एक्यूरेट मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, और या फिर अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसकी हेल्प से। प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम को सबसे पहले हम पूरे अटेंशन और फोकस के साथ ध्यान दें, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एग्जांपल है कि कैसे हमारे सारे कॉग्निटिव प्रोसेस एक साथ मिलकर वर्क करते हैं। और अटेंशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे तो इससे हमें डिवाइडेड अटेंशन होगा। और जैसा हम पहले सेंट्रल कैपेसिटी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि जैसे ही एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है हमारा अटेंशन, हमें क्या कहते हैं, डिस्टर्बेंस होगा। और अगर डिवाइडेड अटेंशन हुआ तो हमें एक इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम के सारे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर फोकस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी प्रॉब्लम को किसी इफ़ेक्टिव मेथड के साथ रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अगर हम उसको किसी एक्यूरेट मेथड के साथ रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमें एक जो उसका इफेक्टिव सोल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का सबसे पहला तरीका है सिंबल्स, जहाँ पे हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इस पे ध्यान दें तो इस प्रॉब्लम पे, तो इस प्रॉब्लम में मैरी और सुजैन की एज बनाई गई है, तो हम मैरी को मैरी ना लिखते हुए एम से सिंबलाइज कर देंगे, सुजैन को एस से सिंबलाइज कर देंगे। ऐसे हम लोगों ने कई प्रॉब्लम्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रखी हैं, और इस प्रॉब्लम को सिंबल्स के साथ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने का जो दूसरा तरीका है वो मैट्रिसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें तो इसमें 8 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक मैट्रिसेस बना ली है जिसमें हम सारा डाटा फिल करेंगे और फिर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तीसरा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का डायग्राम, जहाँ पे हम डायग्राम का यूज़ करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। डायग्राम दो तरीके से बनते हैं। पहला डायग्राम होता है जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनता है, जहाँ की हायरार्किकल ट्री डायग्राम, जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी फैमिली वाले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इसकी हेल्प से। फॉर एग्जांपल अगर हम इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें तो इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ग्राफ का यूज़ करेंगे, जो कि डायग्राम का दूसरा पार्ट है। जैसे कि ये एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें हम इस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा तरीका है प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के विजुअल इमेज, जहाँ पे हम पेपर पेंसिल नहीं यूज़ करते हैं, हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में एक डायग्राम बनाते हैं या स्टोरी फॉर्म करते हैं और एक हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए उसका कंटेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है, उसके यहाँ पे एक 10 ईयर ओल्ड अगर लड़का जॉब कर रहा है तो उसको पता है कि कैसे रेशियो को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल वो 500 की 2 टी-शर्ट्स बेच रहा है यानी 250 ईच पड़ रहा है, लेकिन 1000 की वो 5 बेच रहा है यानी 200 पर ईच पड़ रहा है। लेकिन वो इस रेशियो से कंपेयर करके आप कितनी भी उसे टी शर्ट लें वो उस हिसाब से बेच देगा। लेकिन अगर उस 10 ईयर बोर्ड को एक बार स्कूल में बात करें तो एक 10 साल का लड़का स्कूल में इस रेशियो को इतनी एफिशिएंटली कंपेयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे रूल आता है कि कंटेक्स्ट का, वो कि किस कंटेक्स्ट में वो उस रोल प्ले कर रहा है। और अगर उसी सेल्स बॉय को हम स्कूल की बुक की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दे दे तो रेशियो, तो वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद अब टाइम है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करें। इसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे हम किस स्ट्रेटजीज़ के साथ हम कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में एक इम्पॉर्टेंट टर्म होता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है वो एक सूटेबल आंसर या सॉल्यूशन जो कि जिससे हमें आंसर मिलने वाला होता है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं, हाँ, हम जो यूजुअली हमको लगता है कि इनकरेक्ट अल्टरनेट्स हैं हम उनको हटा करके हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जिससे हमको एक पॉसिबल सोल्यूशन मिलने की उम्मीद होती है। इसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे एनालॉगी अप्रोच। एनालॉगी अप्रोच में क्या होता है, हमारे जो प्रीवियस जो पैटर्न है जिससे हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वही सेम पैटर्न हम यूज़ करते हैं नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काफ़ी रेशियोज़ वाली क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं जिसमें फादर और सन की एज में कोई रेशियो दिया हुआ है, और या फिर मदर और डॉटर है, या फिर ब्रदर सिस्टर, यंगर ब्रदर ओल्डर ब्रदर, ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। तो ऐसे कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि सबको सॉल्व करने का पैटर्न एक ही होता है, बस खाली जो स्पेसिफिक यानी सरफेस डिटेल्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। एनालॉजी अप्रोच के स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं। पहला है प्रॉब्लम आइसोमॉर्फ्स। प्रॉब्लम आइसोमॉर्फ्स का मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका एक होता है, बस खाली उसकी डिटेल्स चेंज होती रहती हैं। दूसरा है सरफेस फीचर। सरफेस फीचर मतलब क्वेश्चन में जिस हिसाब से एक लेबल किया गया है चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर फादर सन है या मदर डॉटर है तो यहाँ पे अगर दोनों को हम स्विच भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो लास्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरल फीचर। स्ट्रक्चरल फीचर्स में आता है जो कि हमारा मेन रेशियो है उस क्वेश्चन में जिसके ऊपर सारा सोल्यूशन डिपेंड होता है। द मीन्स एंड हेरिस्टिक ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है। द मीन्स एंड हेरिस्टिक के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला कि सबसे पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना होता है यानी स्मॉलर प्रॉब्लम्स में, और दूसरा हमें हर सब प्रॉब्लम्स में जो इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के बीच का डिफरेंस है उसको कम करने की कोशिश करनी होती है। इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें हमें एक एंड ढूंढना पड़ता है कि जहां हमें जाना है, और फिर हम उसके बाद मीन्स यानी कि हमें वो तरीके ढूंढने होते हैं कि कैसे हम उस एंड तक पहुंच सकते हैं। द हॉबिट्स एंड द ऑक्स प्रॉब्लम ये एक तरह से मीन्स एंड एंड्स हेरिस्टिक स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। इंडियन कंटेक्स्ट में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी होगी कि एक आदमी के साथ एक लॉयन है, एक गोट है और घास है, साथ में ग्रास है, और उसको रिवर क्रॉस करनी है, और एक बार में रिवर पे सिर्फ एक आदमी के साथ सिर्फ दो और लोग जा सकते हैं, और उसके सोल्यूशन में उसको कई बार ड्रॉप करना होता था, फिर उसको वापस पिक करके इस साइड लाना होता है, फिर वो जाना होता है। जस्ट लाइक हमने डिस्कस कर रखा है कि हमें पहले एंड अपना ढूंढना है, फिर उसके बाद मीन्स ढूंढना है, यानी कि कई बार हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड होना पड़ता है। द हिल क्लाइंबिंग हेरिस्टिक जो कि लास्ट स्ट्रेटजी है। इस हेरिस्टिक को समझने के लिए हमें एक सिचुएशन इमेजिन करनी पड़ेगी। समझिए कि हमको एक टास्क मिला है कि हमें एक हिल यानी पहाड़ की चोटी पे एकदम टॉप पे पहुंचना है। तो हम वहाँ पे कौन सा अल्टरनेट चूज़ करेंगे? हम वही अल्टरनेट चूज़ करेंगे जो हमें सीधे उस टॉप की तरफ ले जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो अगर किसी पर्सन को एडीएचडी है, ऑटिज्म है या ओसीडी है तो वो उस हिसाब से अफेक्ट करेगा। और दूसरा अगर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो किसी पर्सन की नॉलेज, उसका प्रोफेशन, उसका जेंडर या उसकी एक्सपर्टाइज भी उसकी प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करेंगी। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम को कैसे समझते हैं, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेटजीज भी डिस्कस कर ली। अब थर्ड स्टेप है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एक्सपर्टाइज। कोई भी पर्सन फॉर एग्जांपल जो उस टास्क में एक्सपर्ट है, जिसने उस टास्क को पहले भी कर रखा है, तो वो जब उस टास्क को करेगा तो उसके रिजल्ट बाकियों से अलग आएंगे। अगर बात करें एक्सपर्टाइज के कंपोनेंट की तो ये 5 तरह के होते हैं। पहले नॉलेज बेस, पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। मेमोरी उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, उनकी जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बनाने का तरीका होता है वो बाकियों से अलग होता है। उनकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, पर्टिकुलर किसी टास्क को करने की उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बाकियों से काफ़ी अच्छी होती है। मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम पे उनका टास्क कितना कंप्लीट हो चुका है या अभी कितना टाइम और लगेगा कंप्लीट होने में, ये उनको प्रॉपर नॉलेज होती है। दूसरा फैक्टर होता है मेंटल सेट। मेंटल सेट में क्या होता है कि हमारे पास एक इजी और बेटर सोल्यूशन अवेलेबल होता है, फिर भी हम जो सोल्यूशन अभी तक ट्राई करते आ रहे थे यानी प्रीवियस जो हमारे सोल्यूशन थे या स्ट्रेटजीज थी, हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम पे ध्यान दें
तो हमें क्या करना है कि हमारा एक तरफ गोल दिया हुआ है और ABC जो है ये कंटेनर्स है कितने लीटर्स के हैं, और गोल हमारा जो है कि हमें उतना लीटर किसी तरह से फिल करना है। तो अब मान लीजिए अगर पहला एग्जांपल हम ले लें तो हमें 24 130 दिया और 3 दिया हुआ है, हमें 100 पहुंचना है। तो 3 को 2 बार हम प्लस कर लेंगे, कंटेनर 6 हो जाएगा, वो 24 हम ऐड कर देंगे 30 हो जाएगा, यानी बी से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब सेम पैटर्न हम क्या करेंगे कि बी में भी फॉलो करते हैं। बी में क्या करते हैं कि 44 में से 9 माइनस करते हैं और फिर 7 उसमें से हम 2 टाइम माइनस करते हैं, तो हमको लगता है कि 21 आ जाएगा। जनरली अगर सबसे इजी सोल्यूशन क्या है कि 7 को सीधे सीधे हम 3 टाइम्स कर लेंगे तो 21 आ जाएगा। तीसरा फैक्टर होता है फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस में क्या होता है, जैसे मेंटल सेट में हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स हो जाती है, हम ईजी स्ट्रैटेजीज नहीं चूज़ कर पाते हैं, वैसे फंक्शनल फिक्सनेस में क्या होता है कि हमारा जो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो यूज़ है वो फिक्स हो जाता है, यानी हम उसको डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उस वक्त उसको हमारे ध्यान में नहीं आता है या हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। तो सिचुएशन ये है कि एक टेबल पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, एक कैंडल है, एक मैच बॉक्स है जिसमें कुछ तीलियाँ माचिस की, और एक थर्मोस्टेट का बॉक्स है। और हमारा टास्क ये है कि हमें उसे कैंडल को वॉल पे ऐसे अटैच करना है कि वो प्रॉपरली पूरी तरह से जल जाए। अब हम इसको सोल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि हमने मैच बॉक्स का जो यूज़ है वो फिक्स कर दिया है कि मैच बॉक्स सिर्फ कैंडल को जलाने में काम आएगी, लेकिन जबकि मैच बॉक्स का जो कवर है हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसे वॉल में अटैच करके।